हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने पहली क्लास में बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की, कि फर्टिलाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है यूट्रस में। हम इसमें एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आज लेक्चर 8 या 9 होगा, वो आप देख लीजिएगा। तो अब बस ये चैप्टर एंड पे है। आज हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात कर लेंगे, उसके बाद कल लैक्टेशन एंड पार्ट्रूशन की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फर्टिलाइजेशन में वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो का लिंक आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आई होप कि आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली पूरी वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी अभी तक आपने तो उसे जाके देख लीजिए। और फिर आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, तो आप सबको पता ही है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है ना। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। आगे इतनी बात समझ में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन की स्टेप्स क्या होती हैं, देखिए आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये 4 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है बच्चों, ये 4 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट क्या होती है, एक्रोसोमल। आपको याद होगा एक्रोसोम बताया था मैंने, जब मैंने स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर आपको करवाया था तो मैंने उसमें आपको एक्रोसोम बताया था कि एक्रोसोम क्या होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि एक्रोसोम कौन सा वाला पार्ट होता है। ठीक है, स्पर्म का कौन सा वाला क्या होता है, एक्रोसोम क्या होता है स्पर्म में। अब बात आती है दूसरी रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, कॉर्टिकल रिएक्शन। ये आप सब नेम लिखते चलिए, एक्रोसोमल, कॉर्टिकल। फिर तीसरा होता है स्पर्म की एंट्री। क्या होता है बच्चों, स्पर्म की एंट्री होती है। और फोर्थ वन क्या होता है, कैरियोगैमी होती है। क्या होती है बच्चों, फोर्थ वन कैरियोगैमी होती है। पहली क्या होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन। फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन सिंपल भाषा में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो मेल एंड फीमेल के गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ये तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया, हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 प्रोसेस होती हैं फर्टिलाइजेशन की भी, कि कैसे कैसे होता है। फर्स्ट हो गई हमारी एक्रोसोमल रिएक्शन, सेकंड हो गई कॉर्टिकल रिएक्शन, थर्ड हो गई स्पर्म की एंट्री, किसमें, सेकेंडरी oocyte में। अब सेकेंडरी oocyte क्या होता है आप बताएंगे कि सेकेंडरी oocyte की डेफिनेशन पूरी आप मेरे को लिख के भेजेंगे कि सेकेंडरी oocyte क्या होता है। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल से निकलता है, इतना तो पता है ना सेकेंडरी oocyte। ये भी बताएंगे कि सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन, जब किस हार्मोन का सर्ज होता है जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है ग्राफिन फॉलिकल से। ठीक है, हार्मोन का नेम बताएंगे कि कौन से हार्मोन का सर्ज होता है जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है ग्राफिन फॉलिकल से। ठीक है, इतना ये बताएंगे आप मेरे को। एक्रोसोम बताएंगे क्या होता है, ये 2 चीज़ें बताएंगे। फिर होती है स्पर्म की एंट्री सेकेंडरी oocyte में, एंड देन होता है कैरियोगैमी। ठीक है, अब थोड़ा इन सब जो जितनी भी हमने चारों रिएक्शंस पढ़ी हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनके अंदर की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो एक अपना ब्लैंक पेज ले लेते हैं पहले, फिर मैं उस पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए बच्चों, हम पहले किसकी बात कर रहे थे, एक्रोसोमल रिएक्शन की। ठीक है, अब एक्रोसोमल रिएक्शन होता क्या है, देखिए जब सेकेंडरी, 1 मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, कहाँ से बाहर निकला, ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकला। ठीक है, अच्छा जब सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलेगा, ये सारा काम किस में हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है ओवरी में। ओवरी में ही तो हो रहा है, आपने पहले की क्लास अगर देखी होगी तो अच्छे से पता होगा। ओवरी में ये सारा काम हो रहा है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकला ग्राफिन फॉलिकल से, इसके बाद किस में आएगा वो, उसके बाद आएगा फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो ओवरऑल कहाँ पे होना है, फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद इम्प्लांटेशन यूट्रस में होना है। तो सेकेंडरी oocyte जब बाहर निकलता है ग्राफिन फॉलिकल से तो वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। स्पर्म कहाँ से होता हुआ आ रहा है, वेजाइना, सर्विक्स, फिर यूट्रस, फिर कहाँ पे आ रहा है वो, फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है ना। 1 मिनट में डायग्राम दिखा देती हूँ, शायद आपको डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ।
देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये ओवरी है, इसमें क्या हो रहा है, ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रहा है। अब सेकेंडरी oocyte कहाँ पे आ जाता है, इधर आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। क्योंकि जो एम्पुला वाला रीजन होता है, ये तो इनफंडिबुलम हो गया, एम्पुला और इस्थमस। तो एम्पुला वाले रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पे मेल और फीमेल, जो मेल गैमिट है ओवम, और जो मेल गैमिट है स्पर्म, और जो फीमेल गैमिट है ओवम, वो आपस में आके यहाँ पे एम्पुला वाले रीजन में फ्यूज़ करते हैं। तो ओवम कहाँ से आया, ओवम आया, एक मिनट देखिए, ओवम कहाँ से आया, सेकेंडरी oocyte कहाँ से आया, ओवरी से आया, ये यहाँ पे आ गया एम्पुला वाले रीजन में। अच्छा, बात रही अब स्पर्म की। स्पर्म कहाँ से आएगा, वजाइना से होते हुए, सर्विक्स कैनाल से होते हुए, यूट्रस से होते हुए यहाँ पे पूरा आएगा, और यहाँ पे आके ये फ्यूज़ करेंगे आपस में, स्पर्म और ओवम। आगे इतनी बात समझ में। अच्छा, अब एक बात मैंने क्या बताया था, एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में मैं बता रही हूँ। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में सबसे पहले तो सेकेंडरी oocyte आ गया, उसके बाद स्पर्म आ गया। अच्छा, स्पर्म क्या करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, क्योंकि स्पर्म के आगे वाला जो हेड का जो पार्ट है उसके ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा है वही तो एक्रोसोम है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, कैपेसिटेशन हो जाता है। ये टर्म याद रखना, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन ये होता है बच्चों, जो भी जितने भी वेरियस टाइप के जो एंजाइम्स लगे होते हैं एक्रोसोमल के ऊपर, जो एक्रोसोम को पूरा, जैसे एक्रोसोम है इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, इसके ऊपर लगे हुए हैं वेरियस टाइप के एंजाइम। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, जितने भी ऊपर की साइड जो उसके एंजाइम लगे होते हैं उनको ये सबको हटा देता है और एक्रोसोम को फ्री कर देता है। ठीक है, अब एक्रोसोम पूरा फ्री हो चुका है। देखिए, स्पर्म कौन सी में आता है, मिलियंस में आते हैं तो एक्रोसोम को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। एक्रोसोम क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जब फ्री हो जाएगा एक्रोसोम, तो वो अच्छे से एक्रोसोमल रिएक्शन कर पाएगा। इतनी बात समझ में ही। देखिए मैंने क्या बताया, एक्रोसोमल रिएक्शन में सबसे पहले सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकला, ओवरी से बाहर निकल के उसने क्या किया, ओवरी से बाहर निकल के उसने किया कि आ गया फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से वाले रीजन में आ गया, एम्पुला वाले रीजन में आ गया। इधर से क्या आ रहा है, इधर से स्पर्म आ रहा है। ठीक है, स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, लेकिन वो जब तक एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं कर पाएगा जब तक उसका एक्रोसोम फ्री नहीं होगा। क्योंकि जो एक्रोसोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर वेरियस टाइप के एंजाइम्स लगे होते हैं। तो क्या होता है, उनको पहले एक्रोसोम हटाता है अपने ऊपर से। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में भी ऐसे नहीं होगा, एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। एक बार देख लीजिए, वो क्या करेगा, स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म लाइसिन, क्या करेगा, स्पर्म लाइसिन केमिकल्स रिलीज करता है बहुत सारे। अभी एक बार और पूरा समझाऊंगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या हुआ, पहले सेकेंडरी oocyte आया, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आ गया, एम्पुला वाले रीजन में आ गया। उसके बाद इधर से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, मेल गैमीट आ रहा है। स्पर्म में क्या होता है, कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स लगे होते हैं, उनको हटाना होता है और एक्रोसोम को फ्री करना होता है। हो गया कैपेसिटेशन की प्रोसेस। अब क्या होगा, स्पर्म किसके पास जाएगा, ओवम के पास जाएगा। अब जो स्पर्म, देखो ये स्पर्म है और ये ओवम है। ठीक है, अब जो ये एक्रोसोमल है, ये एक्रोसोम है, ये क्या करेगा, जोना पैलोसीटा, क्या करेगा, जोना पैलोसीटा को पूरा क्या कर देगा, मतलब उसको पूरा डिजनरेट कर देगा और इसमें एंट्री कर जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, इससे बाइंड होगा, इसकी लेयर से बाइंड होगा और इसके अंदर पूरा एंट्री कर जाएगा। इसमें भी बहुत सारी टर्म है कि जोना पैलोसीटा होता है, उसके बाद कोरोना रेडिएटा को करता है, ऐसे करके बहुत सारी टर्म है। लेकिन अभी बस आप इतना ही याद रखिएगा कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म लाइसिन, उसके पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे जोना पैलोसीडा को पूरा डिजनरेट करता है, डीपोलराइज कर देता है। इसमें क्या काम करता है, पोलराइजेशन काम करता है, प्लस माइनस चार्जेस काम करते हैं। तो उसको पूरा डीपोलराइज कर देगा और उसके अंदर क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। हो गई इतनी बात समझ में, यही है हमारी एक्रोसोमल रिएक्शन। कितना है कि जो स्पर्म लाइसिन केमिकल्स होते हैं स्पर्म के ऊपर, वो जोना पैलोसीडा को पूरा डिजनरेट करते हैं, डीपोलराइज कर देते हैं। यही एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है, देखिए कॉर्टिकल रिएक्शन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, किसमें, सेकेंडरी oocyte में। आप रफली थोड़ा याद रखिएगा ऐसे ही। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte है, इसमें जो होता है कॉर्टिकल रिएक्शन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेकेंडरी oocyte की, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ताकि वो जो ऊपर वाली लेयर है उसको क्या कर सके, हार्ड कर सके। हार्ड क्यों कर सके, क्योंकि एक बार स्पर्म एंटर कर गया, एक स्पर्म इसमें एंटर कर गया,
कर गया एक स्पर्म एंटर, तो ताकि दूसरा स्पर्म एंटर ना हो सके, इसलिए एक स्पर्म जब एंटर कर जाता है तो वो अपनी जो लेयर होती है उसको हार्ड कर लेता है सेकेंडरी oocyte, ताकि वो पॉलीस्पर्मी से रोक सके पॉलीस्पर्मी को, ताकि कहीं कि बहुत सारे स्पर्म एंटर ना हो जाए। कई बार 2 स्पर्म एंटर हो जाते हैं जिससे ट्विंस बनते हैं, मोनोजाइगोटिक। जब एक ही एम्ब्रियो, देखो ट्विंस भी 2 टाइप के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ये समझिए, अगर मैं उसके बारे में बात करूँगी तो फिर सब मिक्सअप हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आगे इतनी बात समझ में कॉर्टिकल रिएक्शन की। उसके बाद स्पर्म की एंट्री तो हो ही चुकी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा एक्रोसोमल रिएक्शन के नोट्स बना लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में जो मैंने पढ़ाया है पूरा वही कुछ है। अब कॉर्टिकल रिएक्शन के भी देखिए, इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके जब फ्यूज़न हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द oocyte शोज कॉर्टिकल रिएक्शन। oocyte कौन सा? सेकेंडरी oocyte, ठीक है, क्योंकि जब एक्रोसोमल रिएक्शन होगी उसके बाद क्या होता है, oocyte क्या शो करता है, कॉर्टिकल रिएक्शन शो करता है। जो कॉर्टिकल्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं, कॉर्टिकल के ग्रैन्यूल्स फाउंड अंडर द, जैसे कि क्या है, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। मैंने बताया ना, ये अपनी लेयर को हार्ड कर लेता है। कैसे हार्ड कर लेता है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। आगे की बात समझ में कुछ ग्रैन्यूल्स पाए करते हैं, फ्यूज कर लेते हैं अपने आप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और क्या करता है, कुछ कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज करते हैं, किसके बीच में, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इससे क्या हो जाता है, जोना पेलुसिडा पूरी हार्ड हो जाती है, और कॉर्टिकल एंजाइम क्या करते हैं, पॉलीस्पर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं। अभी बस आप इतना ही याद रखिए, एक्रोसोमल रिएक्शन पूरा हो गया। कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, जो एक्रोसोम होता है वो लाइसिन एंजाइम करता है और डिजनरेट करता है एंट्री करने के लिए। उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन में होता है कि कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड, कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और कुछ एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं, जिससे कि जो जोना पेलुसिडा है वो हार्ड हो जाए, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब स्पर्म की एंट्री देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब इसमें स्पर्म की एंट्री में क्या होता है, देखिए ये 1 मिनट, देखिए स्पर्म की एंट्री में क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। और स्पर्म की एंट्री में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों एक कौन टाइप बन जाता है। क्या बन जाती है? ऐसे कौन टाइप बन जाती है जो स्पर्म को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? स्पर्म को अट्रैक्ट करती है और स्पर्म इसमें एंट्री कर देता है। देखिए इसमें पढ़ लीजिए, ए प्रोजेक्शन नोन एज द कोन ऑफ रिसेप्शन। इस कोन को क्या बोलते हैं? इस जो प्रोजेक्शन दिख रहा है हमें, बाहर निकला हुआ जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। इज फॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी oocyte एट द पॉइंट ऑफ स्पर्म कॉन्टैक्ट। दिस कोन रिसेप्शन रिसीव द स्पर्म। यही है स्पर्म की एंट्री। आगे बात समझ, हम आगे अपनी एनसीईआरटी पे। अब थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन पूरी समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो कमेंट करके बता दीजिएगा। कॉर्टिकल समझ में आ गई, स्पर्म की एंट्री समझ में आ गई। अब एक रिएक्शन और होती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में मैं आपको समझाती हूँ, फिर ही अपनी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, कैरियोगैमी में क्या होता है कि मैंने बताया था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, ओवम के साथ फ्यूज़ करता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ओवम को देगा, क्योंकि ओवम अभी सेकेंडरी oocyte किस में रुका हुआ है, मियोसिस की प्रोसेस में रुका हुआ है। उसकी मियोसिस सेकेंड अभी कंप्लीट होनी है। अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो आप इसके लिए oogenesis देखिए, उसका भी लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। वो जब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देता है और उसको सेकेंडरी oocyte को, जब उसके बाद जो मियोसिस सेकंड पूरी होती है उसको ही हम कैरियोगैमी बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस अभी इतना ही समझ लीजिए कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो दिया जाता है और जो न्यूक्लियस दिया जाता है, न्यूक्लियस भी देगा वो सेकेंडरी oocyte को और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी देगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो देगा वो अपनी 2 कॉपी बना लेता है, क्योंकि सेंट्रियोल हमेशा जोड़े में ही होते हैं। किस में होता है? सेंट्रियोल हमेशा जोड़े में ही होते हैं। क्योंकि जोड़े में, इसलिए जब तक जोड़े में नहीं होंगे जब तक डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेंट्रियोल हमेशा जोड़े में होते हैं। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अपनी कॉपी बना लेगा और न्यूक्लियस दे देगा, स्पर्म अपना न्यूक्लियस देगा और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देगा। उसके बाद वो डिवाइड होते हैं, पोलर बॉडी बनती है। ये सब oogenesis में मैंने पूरा आपको बता रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये चारों रिएक्शन समझ में आ गई। अगर नहीं भी आएंगी तो इतना मत ध्यान दीजिए, सिर्फ ये 4 याद रखिएगा। एक्रोसोमल क्या होती है, कॉर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं, और जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं वो जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं ताकि और स्पर्म ना आ सकें। स्पर्म एंट्री बता दिया, कॉन ऑफ रिसेप्शन हो जाता है उसमें, कैरियोगैमी बता दिया, उसमें ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देता है अपना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल 2 अपनी कॉपी बनाता है, क्योंकि हमेशा सेंट्रियोल जोड़े में होते हैं, न्यूक्लियस देता है।
आगे बात समझ में। अच्छा एक बात और, आप सोचेंगे कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को कॉर्टिकल क्यों बोला जा रहा है, तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो भी अगर कोई भी सर्कल है उसकी जो सरफेस है उसको इधर क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट है इसलिए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। आगे बात समझो, अपनी एनसीईआरटी चलते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ड्यूरिंग कॉपुलेशन के सेक्सुअल एक्टिविटी क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस। पता ही है सीमन रिलीज किया जाता है पेनिस के थ्रू, किसमें, वेजाइना में किया जाता है, इसको इंसेमाइनेशन बोलते हैं, ये भी मैं बता चुकी थी इंसेमाइनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, स्विम करता है वो, पास थ्रू द, किससे जाएगा, मैंने भी बताया था आपको, वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन। मैंने बताया था ना एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलरी रीजन में चला जाता है ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ओवम रिलीज होता है, ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है, वो भी कहाँ पे आता है, एम्पुलरी रीजन में आता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region। देखिए क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है एक बाई चांस की बात होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि अगर बाई चांस की बात नहीं होती तो मतलब जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती तो प्रेगनेंसी होती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इसलिए बाई चांस की बात होती है कि एक ही टाइम पे ओवम आए और एक ही टाइम पे स्पर्म आए, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, यही रीज़न है, बाई चांस की बात है, तो कि यही रीज़न है कि हर कॉपुलेशन के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। जोना पेलुसिडा को ही तो करता है, जितने भी लाइसिन एंजाइम केमिकल्स होता है उसके पास, वो जोना पेलुसिडा को ही तो डीपोलराइज्ड करते हैं and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm। अब मैंने बताया था एडिशनल स्पर्म की एंट्री रोक रही है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, ये होगी कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, दस इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। क्यों रोक देता है, ये हार्डन क्यों कर देता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आपकी कुछ भी नहीं लिखा कि 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्यों हो जाती है हार्ड, ताकि पॉलीस्पर्मी को रोक सके और ज़्यादा स्पर्म उसके अंदर एंटर ना हो सकें। द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोजोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। पता है ये सिक्रीशन कौन से होते हैं, एक्रोजोम के, जिन्हें हम क्या बहुत सारे सिक्रीशन करता है, जिन्हें हम लाइसिन एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइसिन, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसको डीपोलराइज करते हैं, देखो हेल्प करता है स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा को डीपोलराइज कर देता है। आगे इतनी बात समझ में आई होप अब तो आई गई हो, ठीक है। जोना पेलुसिडा प्लाज्मा इंटू एक मिनट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 1 सेकेंड, द इंड्यूसेस द एक मिनट मैं इसे जूम कर लेती हूँ, आप अपनी बुक में साथ लेके बैठिए, वैसे तो अभी डायग्राम भी पूरा आपको बताना है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। देखिए म्योटिक वो किस में रुक गया था, oogenesis में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी फेज़ में रुक गया था, क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं था। मैंने बताया था ना कि उसके पास सेंट्रियोल नहीं है, इसलिए वो कौन सी फेज़ में रुक जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद जब मैंने कहा था कि अब स्पर्म अपना सेंट्रियोल इसे देगा, उसके बाद इसका पूरा आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो देखिए जो एंट्री हुई है वो क्या, अभी इसको क्या बोल रहे हैं, यही वाली फेज़ क्या आ गई इसमें, कैरियोगैमी। इसमें अलग से नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, कैरियोगैमी। सेंट्रियोल अपना उसको देगा और अपना न्यूक्लियस उसे देगा, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। फेज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करिए कौन सी फेज़ में रुका हुआ था अब तक सेकेंडरी oocyte। द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। मैंने बताया था आपको 2 सेकेंड, एक बार पहले पोलर बॉडी बनी थी, उसके बाद अब बनेगी, ठीक है। ये भी क्या करता है जब अपना न्यूक्लियस उसे, देखिए एक मिनट मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाली लाइन आप डायग्राम से समझिए। ये किसके अंदर की बात हो रही है, सेकेंडरी oocyte के अंदर की, ठीक है। इसने अपना सेंट्रियोल दिया, सेंट्रियोल ने अपनी कॉपी बनाई कैरियोगैमी में, ये स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ठीक है। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। अभी कैसे रुके हुए हैं ये,
कौन सी फेज़ में रुके हुए हैं ये आप मुझे बताएंगे। और इसने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया अपना, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें डिवीज़न हो जाता है, इसमें डिवीज़न क्या हो जाता है, देखिए क्या हो जाता है, इसमें एक साइड ये बन जाता है, पोलर बॉडी बन जाती है और एक हैप्लॉइड ओवम बन जाता है, ठीक है। ये जो हैप्लॉइड ओवम बनता है जिसके पास न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम ऊटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊटिड। ये टर्म याद रखिएगा, ऊटिड, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। डिवीज़न होता है, जब सेकंड मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है तो उसके बाद भी अनइक्वली बनते हैं, एक तो सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है और एक हैप्लॉइड ओवम बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम ऊटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊटिड बोलते हैं। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम क्या है, अब क्या हो गया, स्पर्म का न्यूक्लियस भी है और अब इसका जो बना है हैप्लॉइड ओवम का न्यूक्लियस, दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक बार और पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन इतना तो आ गया ना कि कैसे कैसे स्पर्म की एंट्री होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल, स्पर्म एंट्री, कैरियोगैमी, ये कैरियोगैमी वाला ही पार्ट है जिसमें अब ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो फेज़ में वो रुके हुए थे, आगे भी तो डिवीज़न होगा ना, फिर वो डिवीज़न जब पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद एक हैप्लॉइड ओवम बनता है, उसके पास जो न्यूक्लियस होता है, फिर स्पर्म का न्यूक्लियस और जो हैप्लॉइड ओवम है वो दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और जो टेल वगैरह, जो टेल थी उसकी स्पर्म की, वो सब डीजनरेट हो जाती है और जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो भी डीजनरेट हो जाती है, दोनों न्यूक्लियस मिलकर जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं। जाइगोट में इसका आंसर आप देंगे कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, मैं देखूंगी आंसर, नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो बेबी का जो भी सेक्स होता है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, वो कौन करता है डिसाइड, मेल डिसाइड करता है। इतना तो आपको पता होगा ना, फीमेल के पास एक्स होते हैं और मेल के पास XY होता है, ठीक है। अगर फीमेल तो कोई सा भी कंट्रीब्यूट करे अपना, कौन सा भी दे, चाहे वो ये वाला दे या वो वाला, ये वाला दे एक्स, बात किससे डिसाइड हो रही है, मेल से डिसाइड हो रही है। अगर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलेंगे तो फीमेल बनेगी, है ना, और ये वाला XY जुड़ेगा तो मेल बन जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, एक बार पढ़ लेते हैं इससे भी। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. इतना तो पता ही है आपको बचपन से। Therefore, all the haploid gametes ova produced by the female have the sex chromosome X और male gamete में sperm जो sex chromosome could be either X हो सकता है या Y हो सकता है, ठीक है। 50% ऑफ स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम, आपको पता ही है स्पर्म 50% क्या कैरी करता है, एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, एंड 50% वाइल द अदर 50% कैरी वाई क्रोमोसोम। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी XX लेगा, आइदर XX और XY लेगा, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, और डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम, द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल। आपको पता ही है अगर जाइगोट, इफ़ द जाइगोट कैरिंग XX देन क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। इफ़ द जाइगोट कैरिंग XY देन बेबी मेल बनेगा, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी वो कौन डिसाइड करता है, बाय द फादर नॉट द मदर, ठीक है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी में कि फ़ीमेल को ही कहते हैं कि अगर लड़की होती है तब भी फीमेल को ही दोष दिया जाता है, बेबी मेल होता है तब भी, मेल बेबी होता है तब भी फीमेल को ही दोष दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए इम्प्लांटेशन वाले फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, जाइगोट बन गया। अब मैं बताती हूँ कि जाइगोट जो बना है वो कैसे अपनी पूरी स्टेज कंप्लीट करता है, कैसे एम्ब्रियो से फीटस में बनता है और कैसे उसका डिलीवरी होता है, वो पूरा हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट, मूव्स थ्रू द स्टमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब इसमें एक बात आपको समझनी होगी, देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके 34 आवर्स, कितने 34 आवर्स बाद, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 34 आवर बाद क्या होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्लीवेज होता है, ठीक है, हो गया, फर्स्ट क्लीवेज होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्लास्टोमेयर बनने लगते हैं, फिर उसके नेक्स्ट डिवीज़न होता है, पहले 34 आवर बाद
ब्लास्टोमियर बनता है, 34 आवर बाद फर्स्ट क्लीवेज होता है, फिर 40 आवर्स बाद, पहले 34 आवर बाद हुआ, फिर 40 आवर बाद होगा नेक्स्ट डिवीज़न, फिर थर्ड डिवीज़न कब होगा, 3 डेज़ बाद होगा, 3 डेज़ के बाद क्या बन जाता है, मोरूला बन जाता है। फोर्थ डे बाद फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फोर्थ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूट्रस में वो पहुंच जाता है। अब देखिए, तो मैंने एक ब्रीफ रिव्यू दे दिया आपको, अब इससे बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे कैसे टाइम पीरियड वाइज ये कैसे कैसे पूरी प्रोसेस रन करती है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, फर्टिलाइजेशन के बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, 34 आवर 34 घंटे के बाद किसके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है। क्या होता है, फर्स्ट क्लीवेज। इसमें क्या बनता है, ब्लास्टोमियर बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टोला बनता है। ठीक है, ब्लास्टोला बनेगा। ये देखिए, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या बना, ब्लास्टोमियर। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद बनेगा हमारा मोरूला पहले तो 40 आवर्स के बाद फिर नेक्स्ट डिवीज़न होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट डिवीज़न कैसे होता है, क्लीवेज बता देती हूँ पहले तो मैं आपको थोड़ा। 1 से 2 सेल बनती हैं, 2 से बनती हैं 4। ठीक है, क्लीवेज हो रहा है, ये 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से कितनी बन जाएंगी बच्चों, 8, फिर 8 से कितनी बन जाएंगी, 16। ऐसे करते करते पूरा एक गेंद टाइप बन जाता है, पूरा मास, सेल ऑफ मास बन जाता है, जिसे हम मोरूला बोलते हैं। ये तो ब्लास्टोमियर है। उसके बाद क्या बन जाता है, मोरूला। थर्ड डिवीज़न होता है जब ये पूरा बन जाता है मोरूला। कितने दिन बाद होता है, 3 दिन बाद होता है। फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद क्या बन जाता है, मोरूला बन जाता है। ठीक है, अब फोर्थ डेज पे क्या होने वाला है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फोर्थ डे, ये यूट्रस में। अभी सारा काम किस में हो रहा है, ये सारा काम बच्चों अभी फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। अभी मैं आपको बहुत सारे डायग्राम दिखाऊंगी, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा काम किस में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। चौथे दिन फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फोर्थ डे यूट्रस में आ जाता है मोरूला। ठीक है, जब यूट्रस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, और जब ब्लास्टोसिस्ट बनती है तभी इम्प्लांटेशन होता है। अब आप कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट होती है जब ब्लास्टूला याद रखिएगा, ब्लास्टूला, जब इसमें ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऊपर की साइड ये पूरा बन जाता है और नीचे की साइड इनर सेल मास बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, और ये कैविटी जो बन जाती है इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल कैविटी बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं। आगे इतनी बात समझ में। चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, डायग्राम है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, ओव्यूलेशन ग्राफिन फेरिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। ठीक है, डे 0 फर्टिलाइजेशन को क्या मान रहे हैं हम, डे 0 मान रहे हैं। कौन से वाले रीजन में, एम्पुला वाले रीजन में। देखो डे 0 फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग क्या बन गया, जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है। डे 1 पे क्या हुआ, 34 घंटे के बाद होता है क्या होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज। डे 2 के बाद क्या होता है, मैंने बताया था ना, 1 मिनट, मैंने बताया था ना आपको, ये बनेंगी 2 सेल, 1 सेल है पहले, फिर 2 बनी, फिर देखो 2 से कितनी बनी, 2 से बनेंगी ये 4, 1 2 3 4, फिर बनेंगी 8। ठीक है, 8 बनेगी। अब ये देखो 4 सेल स्टेज आ गई, उसके बाद 8 सेल स्टेज आ जाएगी, ये वाली अनकम्प्लीटेड मोरूला है, ये अनकॉम्पैक्टेड मोरूला है, अनकॉम्पैक्टेड मोरूला। फिर डे 4 के बाद कौन सी बनेगी, कॉम्पैक्ट मोरूला बन जाएगा एक पूरा, जैसे कि गेंद होती है ना बिल्कुल ठोस, ऐसे ही पूरा मोरूला बन जाता है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। डे 3 4 पे रहेगा ये सब कुछ। मैंने कहा था चौथे दिन क्या हो जाएगा, चौथे दिन ये यूट्रस में आ जाएगा। ठीक है, यूट्रस में आने के बाद क्या हुआ, इसके बाद ब्लास्टोसील बन गया। देखो ब्लास्टोसील कैविटी मैंने बताया था, मोरूला में क्या हो जाएगी, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर हो जाएगी ऊपर, ये इधर ये जो सेल बनेंगे इधर, इनको क्या बोल देंगे, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोल देंगे। और अंदर जो सेल बनते हैं इन्हें इनर सेल मास बोलते हैं। जो इनर सेल मास होता है यही पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, नेचर में स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, तभी तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर इस पर चिपक पाती है एंडोमेट्रियम लेयर पे यूट्रस की, ये इससे जाके पूरा चिपक जाते हैं। देखिए वैसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आई होप कि डे 4 तक तो पूरा समझ में आ गया होगा कैसे क्या बना, पहले ब्लास्टोमियर बना, उसके बाद मोरूला बना, ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको।
अनकॉम्पैक्टेड मोरूला चौथे दिन क्या होगा, ये यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में आके क्या होगा, डे 5 पे क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाएगी और इनर सेल मास दिख रहा होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाएगी। और जो कैविटी बनती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। देखो ईयरली ब्लास्टोसिस्ट है ये, तो ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलेंगे या बोलेंगे ब्लास्टोसील, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील बोलेंगे या ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। डे 6 और 7 पे, अब देखिए एक बात और, अब 6 और 7 को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया बच्चों की ये जो है ये यहीं पे आके क्यों चिपका, यूट्रस की कैविटी जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम लेयर है उस पे ही आके क्यों ये चिपका, उसमें क्यों धसा, ये उसमें क्यों इम्प्लांटेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में क्यों इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। देखो बच्चों, इम्प्लांटेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब तक मोरूला स्टेज रहती है तो जोना पैलोसीडा उसको कवर किए रहती है। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये जोना पैलोसीडा कवर किए रहती है। जोना पैलोसीडा कब हटती है, जब ब्लास्टोसिस्ट की लेट स्टेज होती है, और जब जब जोना पैलूसिडा हटेगी तब भी देखो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो स्टिकी होती है नेचर में, यहाँ तक तो नहीं चिपकी वो, क्योंकि यहाँ तक क्यों नहीं चिपकी, क्योंकि जोना पैलूसिडा लेयर अभी उसको कवर किए हुए थी। जब वो जोना पैलूसिडा लेयर जैसे ही हटेगी वैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का। आगे इतनी बात समझ में। अब देखिए एक डायग्राम और देखते हैं। देखिए बच्चों, वाला डायग्राम देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बताया, ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकला, डे 0 पे फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना। डे 1 पे क्या हुआ, मैंने बताया था अभी आपको, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है ना, 1 से 2 बनती है, देखो 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी। डे 4 पे धीरे धीरे किस में आ जाता है, डे 4 पे ये मोरूला किस में आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। ये यहाँ पे इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं चिपक पा रही है इसकी, क्योंकि अभी तक इसको जोना पैलूसिडा कवर किए हुए है। उसके बाद देखो इनर सेल मास बन जाता है, ऊपर ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाती है, कैविटी बन जाती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। जोना पैलूसिडा लेयर हट जाती है और ये यहाँ पे धस जाता है, जैसे क्रोनिकल विलाई नहीं होती ऐसे करके। ये तो हो गई एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर हो गई ये वाली, और ये वाली कौन सी हो गई, ये ब्लास्टोसिस्ट की हो गई। इसको पूरा ऐसे ही धसा लेता है अपने अंदर, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था डाइजेशन वाले चैप्टर में, ऐसे पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है और इसको पूरा अपने अंदर इसको धसा लेता है एम्ब्रियो को। ठीक है, प्लेसेंटा बन जाता है। फिर अभी बताऊंगी प्लेसेंटा कैसे बनता है। पहले आप ये वाला डायग्राम बताइए, पूरा समझ में आया या नहीं, कि कैसे कैसे लिख लीजिए कि आफ्टर 34 आवर्स के बाद फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट होता है, 40 आवर्स के बाद ये नेक्स्ट डिवीज़न होता है, फिर थर्ड डिवीज़न कब होता है, 3 दिन के बाद होता है। देखो मोरूला बन रहा है, 3 दिन के बाद होता है, और 4th डे पे ये यूट्रस में आ जाता है। यहाँ तक फर्टिलाइजेशन क्यों, यहाँ तक इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा था, क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जोना पैलूसिडा लेयर उसको कवर किए हुए थी, है ना, जोना पैलूसिडा लेयर कवर किए हुई थी। अब जोना पैलूसिडा लेयर यहाँ पे आके हट जाती है, और ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल होते हैं वो थोड़े चिपचिपे होते हैं। देखो ऐसे होता है ब्लास्टोसिस्ट, ये ऊपर ये पूरा ट्रोफोब्लास्ट लेयर लगी, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल लगे होते हैं, अंदर इनर सेल मास होता है पूरा, ठीक है। और फिर ये पूरा इसमें धस जाते हैं, और ये एम्ब्रियो जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है। एंडोमेट्रियम में देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरा इसको अंदर इन्होंने धसा लिया है, ठीक है। प्लेसेंटा बनेगा ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहे, वो भी अभी बात करेंगे उसकी भी। इतना समझ में आ गया आपको, पहले इतना समझ में आ गया ना बच्चों, यहाँ आया तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा। देखो अभी यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ से देखते हैं अपना पूरा जो मैंने आपको समझाया है, एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट, मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज हो जाता है, यूट्रस की तरफ बढ़ रहा है, एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। मैंने बताया आपको अभी 34 आवर 40 आवर्स के बाद ये सब डिवीज़न होते रहते हैं, ब्लास्टोमियर बन जाता है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 इंटू एन आउटर लेयर कॉल्ड। अब एक बात, अभी पूरा मोरूला बन गया, मोरूला के बाद क्या हो गया, मोरूला बन गया। अब मोरूला के बाद क्या होता है, 2 लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म लेयर बन जाती है, एंडोडर्म लेयर भी बन जाती है। पूरा जोनो पैलोसिटा तो समझ में आ गया ना, वो कैसे हटती है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, एक्टोडर्म लेयर बनती है, एंडोडर्म लेयर बनती है, मीजोडर्म लेयर बनती है। इसको गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं, गैस्ट्रुला होता है। बाहर वाली एक्टोडर्म लेयर बनती है पूरी, अंदर एंडोडर्म बनेगी, और बीच वाली मीजोडर्म बनेगी। यही डिसाइड करती हैं कि कौन सी लेयर क्या बनाने वाली। देखो मीजोडर्म लेयर गोनाड्स बनाती है, बताया था मैंने आपको गोनाड्स के बारे में, ठीक है। सून अपेयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। इट नीड्स टू बी मेंशन हेयर दैट द इनर सेल मास सर्टेन कॉल्ड स्टेम सेल। एक इसमें जो इनर सेल मास होता है उसमें स्टेम सेल्स भी होते हैं, वो उनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी टिश्यू और ऑर्गन में अपने आप को ढाल सकते हैं या उसको पूरा
अपने आप को क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें डेवलप कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। उनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को किसी भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। देखिए बच्चों, मैं 2-3 आपको टर्म बता रही हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये टॉपिक ये बहुत बार एम्स में, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये टर्म पूछ ली जाती है, कई बार एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है जब इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए। जैसे कि क्या हो जाए, टाइम का कोई जो हो जाए, टाइम के में कोई अंतर आ जाए, कुछ डिफरेंस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। टाइम में कुछ डिफरेंस आ जाए, क्योंकि फोर्थ डे तो उसका होना ही है, 7th डे तो होना ही है इम्प्लांटेशन, तो 7th डे तक वो वहीं रहे, मोरूला वहीं रहे, आ ही ना पाए यूट्रस तक, और उसका इम्प्लांटेशन वहीं पे हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स, अगर हमने कुछ ऐसी मेडिसिन्स खा ली जिसने, देखो क्या फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया ही तो उसको मूव कराते हैं, तो सीलिया का जो मूवमेंट है वो स्लो पड़ जाए और मोरूला यूट्रस तक आ ही ना पाए, तो क्योंकि उसको तो होना ही है इम्प्लांट, तो वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर एबॉर्शन करना पड़ेगा। इस टाइप की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। ये सेल्स ऑफ राउबर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एम्स में और जिपमर में पूछा जा चुका है। सेल्स ऑफ राउबर, RAUBER, ये क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं, यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट सेल लगी होती है और अंदर इनर सेल मास होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल होती है वो बहुत सारी लेयर में होती है। तो जो सेल इनर सेल मास से कनेक्टेड होती है, जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर की सेल हो गई, ये इनर सेल मास हो गया, तो ये जो कनेक्टेड है, जो सेल ट्रोफोब्लास्ट लेयर की जो सेल से कनेक्टेड होती है इनर सेल मास से, उसको सेल्स ऑफ राउबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्स ऑफ राउबर्स बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझ में आ गया, सेल्स ऑफ राउबर समझ में आ गया। अब मैं आपको पूरा प्लेसेंटा के बारे में एक बार डायग्राम्स दिखा देती हूँ, उसको प्लेसेंटा को समझा देती हूँ कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, प्लेसेंटा में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो ब्लास्टोस, जो मोरूला का जो 7th डे है, जो गैस्ट्रूला बन गया, अब एक्टोडर्म एंडोडर्म उसमें सब कुछ हो गया, बन गया है वो, अब वो किस में पूरा धस जाता है, वो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है पूरा धस जाता है उसमें, एंडोमेट्रियम की लेयर में। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये समझ लो ब्लास्टोसिस्ट के हैं, तो ये इसमें पूरा ऐसे धस जाता है, ऐसे ये एंडोमेट्रियम की आ गया। जब पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा वो, उसके बाद क्या होता है, प्लेसेंटा निकलता है। ये क्या हो गया, ये जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या है बच्चों, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ये, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये प्लेसेंटा है, और ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर है। अभी इसको ठीक से एक बार और दिखा देती हूँ, ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर है, देखो एंडोमेट्रियम दिख रहा है आपको, ये प्लेसेंटा पूरा बन गया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड है ये प्लेसेंटा पूरा बन गया, ये एंडोमेट्रियम वाला पार्ट आ गया। ये देखो, ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड आ गया, ये पूरा प्लेसेंटा है, ये पूरा क्या है, प्लेसेंटा है। ये मदर सेल है। अच्छा, मदर का और फीटस का कभी भी ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ये पूरा मदर का आ गया इधर यूट्रस का, ये पूरा बेबी का आ गया इधर, ये बीच में प्लेसेंटा पूरा बना हुआ है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कभी ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये वाला देखिए, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है पूरा, है ना। इसको क्या बोला है हमने, प्लेसेंटा बोला है। अच्छा, एक टर्म और आती है डेसिडुआ। क्या टर्म आती है बच्चों, डेसिडुआ। तो डेसिडुआ टर्म ये होते हैं कि जब यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस का भी थोड़ा जो यूट्राइन वॉल होती है, यूट्राइन की जो वॉल होती है जिस पे ये पूरा जो चल रहा है हमारा इम्प्लांटेशन हो रखा है, उसका भी एक पार्ट जो होता है वो पूरा इसके साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है, प्लेसेंटा के साथ, ताकि जब प्लेसेंटा बाहर निकलता है तो वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी बाहर निकलता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी पूरा बाहर निकलता है, उसको ही हम बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। आगे बात समझ में। ये देखो, एक मिनट, ये क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई, ये पूरा प्लेसेंटा हो गया, और ये क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट, ये एम्ब्रियो है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है एंडोमेट्रियम लेयर का, यहाँ से भी थोड़ा ये जो पार्ट है वो इसके साथ ही बाहर आ जाता है, और जो एंडोमेट्रियम का जो पार्ट इसके साथ बाहर आ जाता है उसको ही बोल देते हैं डेसिडुआ, ठीक है। आगे बात समझ में।
प्लेसेंटा पूरा समझ में आ गया, कैसे कैसे क्या होता है पूरा समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको पूरा और समझा दूंगी। और जो हाँ मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं क्वेश्चंस आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एक तो मैंने पूछा है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो कौन सी स्टेज में रुका रहता है, क्योंकि उसके पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नहीं होता, तो वो कौन सी फेज़ होती है जिसमें वो रुका रहता है। एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था। एक क्वेश्चन ये था कि एक्रोजोम क्या होते हैं। एक क्वेश्चन ये था एक्रोजोम बताना है मुझे, पूरा स्पर्म का पूरा बताना है। एक मुझे ये बताना है कि जो ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला था वो कौन से हार्मोन के सर्ज पे निकला था। ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे ये बताना है आपको कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, क्या होता है, ये पूरा बताना है। और हाँ एक और मैं बता देती हूँ कुछ, देखिए 1 मिनट रुकिए आप। और हाँ, एक जो क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है HCG, एक होता है HCL, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो इतना नहीं, और एक होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन किससे रिलीज़ होता है, ओवरी से रिलीज़ होता है एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूशन। HCL और HCG किससे होते हैं, ये प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं। ठीक है। ट्रोफोब्लास्टिक सेल से रिलीज़ होते हैं HCL और HCG। इन दोनों की फुल फॉर्म आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, थोड़ा होमवर्क भी होना चाहिए। HCL और HCG की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर नहीं मिलती है, वैसे तो गूगल पे मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो फिर कल मैं आपको बता ही दूँगी। ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जैसे प्रेगा न्यूज़ वगैरह से जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, वो कौन से हार्मोन का पता लगाते हैं, HCG का। इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे, HCG। अगर यूरिन में HCG प्रेजेंट है तो 100% क्या है, प्रेगनेंसी 101% कन्फर्म है कि प्रेग्नेंट है। ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होती है, तो HCG का अमाउंट अगर HCG प्रेजेंट है यूरिन में तो प्रेगनेंसी है। ठीक है। और हाँ, एक बात और कि आप, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उन्हें थर्ड डे पे क्यों यही खाया जाता है, आफ्टर 72 आवर क्यों खाया जाता है, क्योंकि फोर्थ डे पे क्या फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि मोरूला कहाँ पहुँच जाता है, यूट्रस में पहुँच जाता है, इसलिए ही थर्ड डे पे ले ली जाती हैं इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इतना समझ में आ गया। अब आगे की देखिए, यहाँ से बात कल करेंगे, आज थोड़ा लेक्चर भी लंबा हो गया है, लेंथी हो गया है, तो आज बस इतना ही करते हैं। इसको बार बार समझिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कल फिर बता दूंगी जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आई है, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।